आज के लेक्चर में हम देखेंगे टू फेज मेथड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पे कैसे काम करता है। टू फेज मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन का और तीन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। दो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप है और एक कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप। पहला स्टेप जो बुनियादी स्टेप है टू फेज मेथड अप्लाई करने के लिए वो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना प्रॉब्लम की। वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई जाती है इन इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट करके। हर ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट और लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में बदली जाती है। सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट में से हम वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं, नाम उसका S1 है और इस वेरिएबल को सरप्लस वेरिएबल का नाम दिया जाता है। सिमिलरली सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट में से भी हम एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू मींस अमाउंट एक्सेस देन 3 वो माइनस कर दी और उसका नाम S1 रखा। अमाउंट एक्सेस देन 4 प्रोड्यूस्ड बाय x1 plus 4x2, that amount is denoted by S2. This is called surplus amount. So ये दो वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल में टू कंस्ट्रेंट को इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में बदलने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर देंगे। These two variables are called surplus variables. तीसरी कंस्ट्रेंट, इसमें हम एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे और ये इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में बदल जाएगी। अब यहाँ पे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट तो बदल गई, लेकिन ये जो टू फेज मेथड है दिस इज एडवांस मेथड ऑफ विच यूजेस सिंप्लेक्स मेथड। और इस सिंप्लेक्स मेथड के यूसेज के लिए जरूरी है कि कंस्ट्रेंट्स जितनी हों उतने ही हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स हों। तो अनफॉर्चुनेटली जब कोई ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट आती है उसमें से हम सरप्लस वेरिएबल माइनस करते हैं, तो इसमें मिसिंग होता है स्लैक वेरिएबल। मिसिंग होता है स्लैक वेरिएबल, तो हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, जिसमें -S1 किया है। वो जो नया आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसका बिहेवियर एग्जैक्टली वही होगा जो कि स्लैक वेरिएबल्स का होता है। इसी तरह से S2 वाली इक्वालिटी कंस्ट्रेंट जो हमने -S2 से बनाई है उसमें भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। इसकी रीजन ये है कि अगर हम इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन ढूंढने के लिए x1 x2 को 0 कर दें तो इस पहली इक्वेशन से x1 x2 को 0 करने से S1 की वैल्यू -3 मिलेगी जो कि इनफिजिबल सोल्यूशन है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस करवाने हैं उनके दो ऑब्जेक्टिव हुए। एक तो हमारी सोल्यूशन जो है वो फिजिबल रहती है उनकी मौजूदगी की वजह से, ये S1 और S2 की वैल्यूज नेगेटिव नहीं आती अगर हम x1 और x2 को 0 कर दें। क्योंकि आपको याद होगा कि हम इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन कैसे मालूम करते हैं, हम डिसीजन वेरिएबल्स को 0 करके जो स्लैक वेरिएबल्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि स्लैक वेरिएबल वाली दो इक्वेशंस हैं, इनमें सरप्लस वेरिएबल्स वाली सॉरी दो इक्वेशंस हैं, इनमें स्लैक वेरिएबल्स नहीं है। तो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनके लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल। फर्स्ट के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 ऐड किया और सेकंड के लिए A2 ऐड के लिए, थर्ड की जरूरत नहीं। तो अब याद रखें ये हमेशा के लिए जब भी हम टू फेज मेथड यूज करेंगे या M मेथड यूज करेंगे, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट आएगी उसमें हम एक सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम में इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होती तो हम कोई स्लैक या सरप्लस वेरिएबल उसमें नहीं मिलाते, उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होना था। जैसा कि आपने इसमें देखा
कि जब हमने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स इसमें मिलाए तो ये इक्वेशंस बन गई। अब इक्वेशंस को फर्दर कैसे डील किया जाता है, उसमें स्लैक वेरिएबल जिस में नहीं होता उसमें हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो प्रॉब्लम बना उसके वेरिएबल्स, दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, दो सरप्लस वेरिएबल्स हैं, दो आर्टिफिशियल वेरिएबल है और एक स्लैक वेरिएबल है। तो टोटली हमारे पास जिन्होंने स्लैक वेरिएबल्स का रोल प्ले करना है वो तीन वेरिएबल हो गए। A1 फर्स्ट कंस्ट्रेंट से रिलेटेड, A2 सेकंड कंस्ट्रेंट से रिलेटेड और S3 थर्ड कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। अब टू फेज मेथड में जब ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इनइक्वालिटीज को बदल देते हैं तो यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन z नहीं होता। इसके दो फेजेस हैं, वो दो फेजेस क्या हैं, इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के साथ हम एक नया प्रॉब्लम बनाएंगे, उसे हम ऑक्सिलरी प्रॉब्लम के नाम से याद करते हैं। तो फेज वन में हम उस ऑक्सिलरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने मिनिमाइज करना है एक नए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो कि सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स से बनेगा, और कंस्ट्रेंट्स हमारे पास यही इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की होंगी। सो व्हाट वी हैव डन, हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया w, जो कि सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल से बना। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल होता तो यहाँ एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल होना था, और अगर तीन आर्टिफिशियल वेरिएबल होते तो तीनों का सम होना था। अब ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसकी ऑप्टिमल वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब दो केसेस हो सकते हैं, अगर ये मिनिमाइज करते हैं और हमारे पास w की ऑप्टिमल वैल्यू 0 आ जाती है तो हम ये कंक्लूड करेंगे हमारा फेज वन सक्सेसफुली सॉल्व हो गया एंड वी आर एबल टू मूव टू फेज टू। लेकिन अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं आती, बल्कि क्या होता है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी रहती है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, और हम अपना प्रोसीजर उधर ही स्टॉप कर देंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि टू फेज मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, इसकी फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जब हम इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमारे पास मिनिमम वैल्यू, फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन वैल्यू जो w की है वो 0 आ जाती है, तो सेकंड फेज में जाएंगे। सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, सेकंड फेज के स्टेप्स हैं कि हम दोबारा से z इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें से हम लोग m मेथड में इसका m टाइम माइनस करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि ये जब माइनस भी करेंगे तो ये सम तो फेज वन में 0 हो चुका होगा, तो ये वाला फैक्टर, ये वाला हिस्सा 0 होके हमारे पास ओरिजिनल z ही रह जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसके फाइनल टेबल को पकड़ना है फेज वन को, और उस टेबल में से हमने दो चीजें खत्म करनी है। नंबर वन, रो जिसमें w वाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली रो फाइनल जो है वो हमने डिलीट कर देनी है, और फिर हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल वाले जो कॉलम्स हैं वो हमने डिलीट कर देने हैं। और डिलीट करने के बाद कॉलम्स डिलीट होके कॉलम्स की तादाद कम हो जाएगी, वेरिएबल्स कम हो जाएंगे, लेकिन w रो को डिलीट करते ही हम उसमें 0 ले आएंगे। उसके बाद स्टेप 2 होगा, 0 में जो जो बेसिक वेरिएबल्स नजर आएंगे लास्ट w ऑफ फेज वन से, उनके बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 0 में 0 बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे पास टेबल बनेगा उसके ऊपर हम सिंप्लेक्स मेथड के ऑपरेशंस लगाते जाएंगे। मैं रिपीट कर दूं, फेज वन में एक ऑक्सिलरी प्रॉब्लम बनाते हैं जिसमें हम इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के साथ एक मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं जो कि सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स से बनता है, उसको सॉल्व करते हैं। अगर उसकी मिनिमम वैल्यू फाइनल स्टेज पे 0 आ गई तो हम फेज टू पे जाएंगे। फेज टू क्या होगा कि हम उसकी w रो को फाइनल टेबल में से हटा के 0 ले आएंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कॉलम्स डिलीट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले 0 में अगर बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स 0 नहीं नजर आए तो उन्हें हम 0 बनाएंगे बाय रो ऑपरेशंस। और आखिर में हम क्या करेंगे, जो इस तरह से टेबल बनेगा उस पर हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फेज वन में। फेज वन में जाते ही हमें जरूरत है इसके इनिशियल टेबल की, और इनिशियल टेबल कैसे बनेगा,
इस मिनिमाइज W इज इक्वल टू A1 प्लस A2 को मिनिमाइज करना है, तो इसकी रो क्या बनेगी, 0 प्लस 0, इस W इज इक्वल टू A1 प्लस A2 को बदला जा सकता है W माइनस A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। और आपको ये याद होगा कि हमारे सारे पिछले लेक्चर्स में जब भी हम मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन सिंप्लेक्स मेथड से करते हैं, तो हम राइट हैंड साइड को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, और वो वाले कोएफिशिएंट्स हम W रो में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रो में लिख देते हैं। तो इसमें चूंकि x1 x2 s1 s2 s3 नजर नहीं आते, उनके कोएफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे, a1 और a2 के कोएफिशिएंट्स -1 हो जाएंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। A1 रिलेटेड कंस्ट्रेंट है फर्स्ट, इसमें से कोएफिशिएंट्स पिक करेंगे और A1 की रो में लिख देंगे, और A2 वाली रो के कोएफिशिएंट्स हम लेंगे यहां से इक्वेशन नंबर 2 से, और S3 के कोएफिशिएंट रो वाली जो S3 रो है उसके कोएफिशिएंट थर्ड इक्वेशन से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास इनिशियल टेबल ये बन जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम बन गया मिनिमाइजेशन का, बट यहां पे फिर हम इस टेबल को जरा रीड करते हैं और इसकी सोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ दिस सोल्यूशन इज। ये सोल्यूशन, ये टेबल स्टेट करता है कि बेसिक वेरिएबल्स हैं A1 A2 और S3। हम सबको ये याद होना चाहिए कि सिंप्लेक्स मेथड में बेसिक वेरिएबल्स इनिशियल आइटरेशन में हमेशा वो होते हैं जो कि स्लैक वेरिएबल्स के नाम से हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमारे पास 3 स्लैक वेरिएबल्स हैं, A1 A2, जो दोनों आर्टिफिशियल भी कहलाए थे, लेकिन इनका बिहेवियर क्या होगा, वो स्लैक वेरिएबल्स का होगा, और तीसरा स्लैक वेरिएबल S3 है। बाकी सारे वेरिएबल्स यानी कि x1 x2 s1 s2, ये चारों वेरिएबल्स नॉन बेसिक है। तो इनिशियल टेबल में इन चारों नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होंगी, और जब ये जीरोस हम पुट करेंगे तो W भी 0 हो जाएगा, और A1 A2 A3 की वैल्यूज 3 4 5 आ जाएंगी। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं सारी, बट प्रॉब्लम इज सिंप्लेक्स मेथड स्टेट्स दैट कि इनिशियल टेबल में जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स लाजमन 0 होने चाहिए, बट यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स S3 का कोएफिशिएंट तो 0 है 0 में, लेकिन A1 और A2 के कोएफिशिएंट -1 और -1 है, तो इन दोनों को हमने 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो हम A1 रो को सिंपली इसमें ऐड कर देते हैं तो ये ऐड होके 0 हो जाएगा, और A2 रो को भी इसमें ऐड कर देते हैं, सिंपली इसमें ऐड होके 0 हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टू इक्वेशंस बनी हुई हैं जिनमें A1 और A2 लिखा हुआ है, यहां से A1 और A2 की वैल्यू लेते हैं और वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन W में, और जब हम सब करेंगे तो उसकी सिंप्लीफिकेशन से A1 और A2 की बजाय रिमेनिंग वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि नॉन बेसिक होंगे। तो हम ये काम करते हैं, हम इसमें A1 की माइनस इंटायर एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अदर देन A1, तो ये वैल्यू A1 की बनेगी, A2 की वैल्यू बनेगी 4 माइनस इंटायर एक्सप्रेशन अदर देन A2। ये दोनों वैल्यूज लेके हम W में पुट कर देते हैं। W में वैल्यू हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, -x1 -3x1 will be -4x1, -4x2 -2x2 is -6x2, s1 s2 and 3 + 4 will be 7। और उसके बाद हम क्या करते होते हैं कि इन तमाम टर्म्स को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना है और कांस्टेंट टर्म को हम राइट पे ही रखेंगे। तो अब यहां से हम कोएफिशिएंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो अब W के जो कोएफिशिएंट्स बनेंगे, इनमें देखिए ना A1 नजर आ रहा है W इक्वेशन में, ना A2 नजर आ रहा है। अब ये कंपैटिबल है, ये जो रो 1 है W रो है, ये रिमेनिंग टेबल के साथ कंपैटिबल हो गई है। तो अब ये कोएफिशिएंट्स हम यहां लगाएंगे, ओरिजिनल W के कोएफिशिएंट्स रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास एक इनिशियल टेबल बन जाएगा जिसके ऊपर हम सिंप्लेक्स मेथड के स्टेप्स करेंगे। 4x1 6x2 -s1, तो -1 कोएफिशिएंट हो जाएगा, -s2, तो यहाँ पे -1 कोएफिशिएंट होगा। ना इस इक्वेशन में s3 मौजूद है, ना A1 ना A2, तो उसके कोएफिशिएंट तीनों उनके कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे। और राइट हैंड साइड पे 7 विल बी रिटन इन द कॉलम सोल्यूशन कॉलम। ये हमारे पास इनिशियल टेबल है, तो इस पे हम इनिशियल आइट्रेशन के हिसाब से चेक करेंगे। अब सिंप्लेक्स मेथड की हर आइट्रेशन, तो देखिए टू फेज मेथड में पहला फेज क्या बना कि ओरिजिनल प्रॉब्लम की कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटी कंडीशंस में बदलेंगे,
और उनके साथ एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे जो कि सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल से बनेगा, और ये एक प्रॉब्लम होगा जिसे हम फेज 1 में कंप्लीट सॉल्व करेंगे यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। अब आइट्रेशन, इनिशियल आइट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं तो इसके हमेशा 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि ये जो मौजूदा टेबल है जिससे हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, इसे देखा जाए कि क्या इसके अंदर जो सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं। अब व्हाट इज ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन इस टेबल में जो नजर आ रही है वो ऑप्टिमल है। उसके लिए ऑप्टिमैलिटी कंडीशन हमें रिकॉल करनी होगी। मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या होती है? इन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑल कोएफिशिएंट्स इन डब्ल्यू रो मस्ट बी नेगेटिव और जीरोस। अगर हमें डब्ल्यू रो में सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव या जीरो नजर आए तो हम कह देंगे कि ये टेबल एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन को प्रेजेंट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली इनिशियल आइट्रेशन में हम देखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x1 एंड x2 आर नॉट नेगेटिव नॉर दे आर जीरोस, दे आर पॉजिटिव। सो हम क्या कंक्लूड करें, ये पॉजिटिव होने की, मौजूद होने की वजह से कोएफिशिएंट्स, ये टेबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को प्रेजेंट नहीं करता। वैसे ये सॉल्यूशन क्या है मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा, ये सॉल्यूशन है x1 इक्वल टू जीरो, x2 इक्वल टू जीरो। S1 और S2 भी जीरो हैं, जबकि A1, A2 और S3 की वैल्यूज 3, 4, 5 है। अब ये ऑप्टिमल नहीं है। अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो अब हमें नई फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढनी है जो ऑप्टिमल हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन बेसिक वेरिएबल्स में से किसी एक को नॉन बेसिक बनाएंगे और इन 4 नॉन बेसिक वेरिएबल में से किसी एक को बेसिक बनाएंगे। कौन मोस्ट पावरफुल कैंडिडेट होता है जिसे हमने बेसिक बनाना है नॉन बेसिक की लिस्ट से निकाल के, उसे हम एंटरिंग वेरिएबल कहते हैं। एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा? फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम द एंटरिंग वेरिएबल इज द वन विद द मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट इन डब्ल्यू रो। द मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट मींस पॉजिटिव भी हो और लार्जेस्ट हो। 4 और 6 में से 6 लार्जेस्ट पॉजिटिव है, बाकी या जीरो है या नेगेटिव है। तो 6 का जो कोएफिशिएंट 6 जिसका है वेरिएबल का वो x2 का है, तो x2 विल बी एंटरिंग वेरिएबल। x2 एंटरिंग वेरिएबल हो गया तो हमारे पास जो x2 का कॉलम है वो पिवट कॉलम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब डिसाइड हो गया कि एंटरिंग वेरिएबल x2 है, अब हम इन तीनों में से लिविंग वेरिएबल का पता करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं मिनिमम रेशो टेस्ट। So we will apply MRT. MRT is the abbreviation for minimum ratio test. उसके लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन कॉलम में मौजूद नंबर्स की रेशो लेते हैं पिवट कॉलम की सारी एंट्रीज के साथ जो कि ना नेगेटिव हो ना जीरो हो। अगर इन तीनों में से कोई एंट्री नेगेटिव या जीरो होती तो हम उसे स्किप कर देते, उसकी रेशो हमने कंसीडर नहीं करनी थी। तो अब रेशो बनती है 3/2। फर्स्ट रेशो है A1 की, और 4/4 रेशो है A2 की, और 5/1 5 रेशो है S3 की। तो हमें देखना है इन तीनों रेशोज में से मिनिमम रेशो कौन सी है। मिनिमम रेशो रिलेटेड टू A2 वेरिएबल है। सो MRT मिनिमम रेशो टेस्ट कहता है कि जिस वेरिएबल के अगेंस्ट मिनिमम रेशो हो वो लिविंग वेरिएबल होगा। तो A2 इज लिविंग वेरिएबल and its row is now called pivot row. The element at the intersection of this row, pivot row and pivot column is called pivot entry. अब हमें क्या करना है, जब हमें पता चल गया कि x2 एंटरिंग वेरिएबल है और A2 लिविंग वेरिएबल है, तो अब हमने न्यू टेबल बनाना है। उस टेबल में क्या होगा, A1 और S3 अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, लेकिन A2 रो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी x2 रो में। तो अब दो किस्म के काम हमने करने हैं, एक तो इस पिवट रो को कैसे बदलना है और दूसरा नॉन पिवट रो को कैसे बदलना है। तो न्यू टेबल बनाने का स्टेप नंबर 4 है, और इस न्यू टेबल का पर्पस है कि न्यू फिजिबल सॉल्यूशन बनेगी और फिर से अगली आइट्रेशन में यही 4 स्टेप उस पे लगेंगे। अब न्यू पिवट रो बनाने का तरीका क्या होता है, A2 की जगह हमने x2 इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये न्यू पिवट रो आ गई। ये बनाने का तरीका,
कि इस पूरी रो को जो पिवट एलिमेंट हमने बनाया है उससे डिवाइड कर देना है, तो ये न्यू पिवट रो बन जाएगी। एनपीआर हम डिनोट किया करेंगे न्यू पिवट रो के लिए। डिवाइड करते हैं इसे 4 से, तो ये पहला एंट्री A2 रो का 1/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये -1/4 होगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0, ये 0 ही रहेगा, ये 1/4 होगा और ये 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई नई पिवट रो। अब हम देखते हैं कि हमने इस न्यू पिवट रो को बनाने के साथ साथ इस पिवट रो के अबव एंड बिलो सेम एंट्रीज लिख लिए। 6 लिख लिया W रो में, 2 लिख लिया A1 रो में और 1 लिख लिया S3 रो में। अब W रो के अंदर हमने क्या चेंज लानी है, इस रो को कैसे अपडेट करना है, हम यूज करेंगे गास जॉर्डन मेथड। गास जॉर्डन मेथड ये होता है कि जो पिवट एलिमेंट है हमारे पास 1 होना चाहिए और उसके अबव एंड बिलो जीरोस होने चाहिए। अब हम पहले डील करते हैं W रो। W रो में हमें इस 1 के ऊपर 6 नजर आ रहा है, तो जो हमारा रो ऑपरेशन बनेगा वो क्या होगा, इस न्यू पिवट रो को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी इन सब को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और W के ओरिजिनल एलिमेंट्स में से इनके 6 टाइम्स माइनस कर दिए जाएंगे। तो ऑपरेशन मैंने यहां पे लेबल किया है -6 टाइम्स ऑफ -6 टाइम्स ऑफ एनपीआर, इन सब में से करना है। अब 6 में से इसका 6 टाइम्स 6 माइनस होगा, -1 में से 0 माइनस होगा, -1 से में से इसका 6 टाइम करेंगे तो -6/4 माइनस होगा और 0 में से 0 माइनस होगा, 0 में से 0 माइनस होगा, 4 में से -6/4 माइनस होगा, यानी हमें ये चीज नजर आएगी। जब हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4 यानी 3/2 माइनस हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/2, जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये 6/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 इसमें से माइनस होगा और ये 6 टाइम 6 माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे A1 की एंट्री। A1 की एंट्री हमें नजर आ रही है 1 के ऊपर 2। तो अब हमारा जो रो ऑपरेशन बनेगा इस A1 रो को चेंज करने के लिए, वो NPR का 2 टाइम्स इसमें से माइनस कर देंगे। जो नंबर नजर आए वही टाइम्स माइनस कर देना है। माइनस करते हैं तो -2 टाइम्स NPR करने से 3 में से माइनस होगा 2 टाइम्स 1/4 1/2 होता है, 1 का 2 टाइम्स 2 माइनस होगा, 0 का 2 टाइम्स 0, -1/4 का 2 टाइम्स क्या होगा, -1/2 होगा। जब उसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में से 0 होगा, 1 में से 0 होगा और 0 में से इसका 2 टाइम्स -1/2 हो जाएगा और इसका 2 टाइम्स 2 इसमें से माइनस होगा। इसके बाद बारी है जी S3 रो की। इसमें हमें 1 नजर आ रहा है तो ये सिंपली एज इट इज माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 टाइम्स NPR ऑन S3। तो ये माइनस करेंगे सारे, हमारे पास ये नई रो इस तरह की बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है इन्हें सिंप्लीफाई करना। वैसे तो ये सारा काम रफ में लिख के यहाँ पे डायरेक्ट जो वैल्यू बनती है वो भी किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के लिए इसका सब्ट्रैक्शन आपको सारी दिखाई जा रही है। फर्स्ट रो को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5/2 बनेगा, 0 -1/2, 1/2 बनेगा, 0 0 -3/2 बनेगा और 1 बनेगा। नेक्स्ट को माइनस करेंगे, 3 -1/2 को जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये भी 5/2 बन जाएगा, ये 0 बनेगा, ये -1, ये 1/2 रहेगा, ये 0, ये 1, ये -1/2 और यहाँ 1 बन जाएगा। और उसके बाद ये थर्ड S3 रो को देखें, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, 4 LCM, 4 -1 3/4 बनेगा, 0 बनेगा, 0 रहेगा, 1/4 -1/4 और यहाँ 4 हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट रो ये बन गई। अब हमारे पास ये नया टेबल कंप्लीट हो चुका है, नई हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन बन गई है। हमें देखना है कि क्या ये सोल्यूशन अब हमारा मकसद पूरा करती है कि नहीं, मतलब ऑप्टिमल है या नहीं है। इसके लिए वी नीड टू गो टू नेक्स्ट आइट्रेशन। अब नेक्स्ट आइट्रेशन इस टेबल पे लगेगी। अगेन इस टेबल पे जब हम आइट्रेशन नंबर 1 करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा ऑप्टिमैलिटी का। तो हम देखें, चूंकि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ऑप्टिमैलिटी स्टेट करती है कि इस W रो में कोई कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दो कोएफिशिएंट हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, एक 5/2 और एक 1/2। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो अब अगला स्टेप है इनमें से एक को एंटरिंग वेरिएबल हमने चूज करना है और वो कौन सा होगा,
द मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट जिस वेरिएबल का होगा वो एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो हम देखते हैं कि बड़ा कोएफिशिएंट किसका था, बड़ा पॉजिटिव कोएफिशिएंट था हमारे पास x1 का। तो x1 अब एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा और उसका कॉलम हमारे पास पिवट कॉलम बन जाएगा। सो पिवट कॉलम इज ऑफ x1। अब हमें पता करना है कि अगर x1 एंटरिंग वेरिएबल है तो इनमें से किसी एक को लीव करना चाहिए। लीव करने वाला वेरिएबल ढूंढने के लिए हम अप्लाई करेंगे मिनिमम रेशो टेस्ट। तो 1 डिवाइडेड बाई 5/2 का आंसर 2/5 है। 1 डिवाइडेड बाई 1/4 का आंसर 4 हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 3/4 का आंसर 16/3 आ जाएगा। मिनिमम रेशो टेस्ट कहता है कि इनमें से जिस वेरिएबल के रेलेवेंट मिनिमम रेशो बनी है उस रो वाला वेरिएबल आपका लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। तो एमआरटी के हिसाब से A1 लिविंग वेरिएबल है और इसकी रो हमारे पास पिवट रो बन गई और हमारा पिवट एंट्री 5/2 है। अब हम न्यू टेबल की तरफ चलेंगे। फोर्थ स्टेप, न्यू टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम A1 को रिप्लेस करके x1 वाली यानी रो 2 A1 रो की बजाय x1 रो बनाएंगे। दैट विल बी कॉल्ड न्यू पिवट रो। न्यू पिवट रो बनाने का क्या तरीका होता है कि हम इस A1 रो की सारी एंट्रीज को पिवट एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो हम डिवाइड करेंगे 5/2 से। 5/2 को जब 5/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा। 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 रहेगा। -1 ओवर 5/2 करेंगे तो वो रेसिप्रोकल होके -2/5 हो जाएगा। 1/2 को जब आप 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा और 1/5 आ जाएगा। 0/2/5/2 0 रहेगा। 1/5/2 का आंसर रेसिप्रोकल होकर 2/5 हो जाएगा। -1/2 को जब 5/2 से डिवाइड करेंगे तो -1/5 आ जाएगा और 1 को जब 2/5/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2/5 आ जाएगा। तो ये हमारी न्यू पिवट रो बन गई। अब हम बाकी रोज को चेंज करना चाहते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स इस पिवट एंट्री के ऊपर और नीचे जो ओरिजिनल है वो लिख लेते हैं। ऊपर एलिमेंट है 4 3 और नीचे 1 है। ये लिखने का हमें फायदा होगा कि हमें, सॉरी, 4 3 1 तो प्रीवियस टेबल में थी, इस टेबल में 5/2 है, 1/4 है और 3/4 है। अब ये एंट्रीज लिखने का हमें बेनिफिट है कि ऊपर जीरो कैसे बनाना है। वो हम क्या काम करेंगे, जो एंट्री नजर आ रही है वो NPR से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट्स के आंसर आएंगे, जो आप प्रोडक्ट्स बनेंगे, उन्हें W की रेलेवेंट एंट्रीज में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये ऑपरेशन बनता है, W की एंट्रीज में से माइनस करना है 5/2 टाइम्स ऑफ NPR। अब ये करते हैं जी। 5/5 में 5/2 में से माइनस होगा 5/2 इंटू 1। 0 में से माइनस होगा 0। -1 में से माइनस होगा 5/2 टाइम्स ऑफ -2/5। तो हमें हमें कुछ इस तरह की एंट्रीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर अगले स्टेप में। इसके बाद हम देखते हैं इस 1 के नीचे x2 रो में हमें 1/4 नजर आ रहा है। तो हमारा ऑपरेशन क्या बना, x2 रो में से माइनस करना है 1/4 टाइम्स ऑफ NPR। तो हम 1/4 ऑफ NPR माइनस करते हैं। अगले स्टेप में ये माइनस करते हैं तो हमें नजर आ जाएगा 1/4 में से माइनस होगा 1/4, 1 में से माइनस होगा 0 और 0 में से माइनस होगा 1/4 ऑफ -2/5। तो हमें इस तरह के एंट्रीज नजर आना शुरू हो जाएंगे। लास्ट रो में S3 रो में हमें नंबर नजर आ रहा है 3/4। तो हम क्या करेंगे, S3 रो में से 3/4 टाइम्स ऑफ NPR माइनस करेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ऑपरेशन डिसाइड हो गया। इसके बाद हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नई एंट्रीज जो नजर आना शुरू हो जाएंगी वो क्या क्या होंगी, 3/4 -3/4, 0 -0, 0 -3/4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये 3/10 हो जाता है। माइनस करने से तो ये प्लस हो जाएगा। 1/4 में से माइनस होगा 1/5 को जब हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/20 माइनस हो जाएगा। 1 में से 0 माइनस होगा और ये 0 में से 3/10 माइनस होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब नेक्स्ट है, इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास W रो जो है वो चेंज होके बन जाएगी। जीरोस होंगे -1 -1 0। ये देखिए 5/2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास W रो में मैक्सिमम बन जाएंगे 0 0 0 0 0 -1 -1 और 0।
x2 रो को सिंप्लीफाई करें, डेफिनेटली 1/4 से कैंसिल होकर 0 बनेगा, 1 बनेगा, 1/10 बनेगा। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये 0 ही रहेगा, ये नेगेटिव 1/10 रहेगा। इनका भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे ये 9/10 हो जाएगा। 3/4 से कैंसिल होगा, हमारे पास नेक्स्ट रो जो x2 बनेगी वो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगी। S3 रो भी सिंप्लीफाई होके जो है वो चेंज हो जाएगी और हमारे पास उसकी शेप ये बन जाएगी। सो वी हैव प्रिपेयर्ड द नेक्स्ट टेबल। अब नेक्स्ट टेबल को चेक करने के लिए कि क्या ये हमारा पर्पस फुलफिल करता है, यानी हम क्या कर रहे थे, हम मिनिमाइज कर रहे थे W को, और टारगेट था कि W की मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए। वैसे W की लास्ट कॉलम में जो वैल्यू नजर आ रही है वो 0 है, लेकिन वी नीड टू चेक ऑप्टिमैलिटी। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इस टेबल पे फोकस करते हैं। तो इस आइट्रेशन नंबर 2 में आके हम ये देखते हैं कि आइट्रेशन 2 में ये जरा मिस्टेक होगी ऊपर। आइट्रेशन क्या करते हैं कि हम आइट्रेशन नंबर 3 पे जाते हैं और आइट्रेशन 3 में हम देखते हैं क्या ये टेबल ऑप्टिमल है। चूंकि प्रॉब्लम था मिनिमाइजेशन का, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है कि W में कोई पॉजिटिव एंट्री नजर नहीं आनी चाहिए। तो नाउ इट इज पॉजिटिव एंट्री नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इस टेबल में जो सोल्यूशन प्रेजेंट हो रही है वो प्रॉब्लम की। सो वी कंक्लूड दैट फेज 1 इज सक्सेसफुली डन विद ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ W इक्वल टू 0, और ये सक्सेसफुली फेज 1 हो गया है। तो अब हम जा सकते हैं फेज 2 पे। फेज 2 पे जाने के लिए हम लास्ट टेबल फेज 1 का कंसीडर करते हैं, जो कि ये सबसे नीचे लिखा हुआ था। इस टेबल को अब लेके आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को हमने आगे लेके कैसे बढ़ना है, इसमें हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे। कि पहला स्टेप था कि W रो डिलीट कर देनी है, A1 और A2 के कॉलम, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कॉलम डिलीट कर देने हैं, और W रो में हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z ले आना है। तो ये दोनों काम हम करते हैं। W रो डिलीट हो गई, A1 का कॉलम डिलीट हो गया, A2 का कॉलम डिलीट हो गया। अब यहां पे हम ऐड करते हैं Z के कोएफिशिएंट। तो अब फेज 2 में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैक्सिमाइज Z इक्वल टू 5x1 प्लस 8x2, और उसके अंदर सिचुएशन क्या होगी कि ये कोएफिशिएंट्स हमारे पास x1 से कंस्ट्रेंट बनेगी, x1 माइनस 2/5 s1 प्लस 1/5 s2 इक्वल टू 2/5। ये कंस्ट्रेंट बन जाएगी हमारे पास, ये नीचे लिखी। तो ये प्रॉब्लम चेंज हो गया, ओरिजिनल प्रॉब्लम से हमने ये बनाया, इसे सॉल्व किया, तो अब ये सारी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट बदल के हमारे पास ये बन गई। इनमें ना ए में क्या पता चलता है, इस टेबल से हमें पता चलता है कि लेट्स सी कि इस टेबल से हमें ये जरा ध्यान से, इस टेबल को ध्यान से हमने देखना है। इस टेबल से हमें पता चलता है कि हमारे पास बेसिक वेरिएबल x1 x2 हैं और s3 है। और अगर हम इसमें, हमारे लिए ये इनिशियल टेबल है फेज 2 का, तो सिंप्लेक्स मेथड कहता है कि इनिशियल टेबल में जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनके कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए। तो S3 का कोएफिशिएंट तो 0 था, लेकिन x1 का कोएफिशिएंट -5 है और x2 का कोएफिशिएंट -8 है, ये 0 होने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जैसे ही हम इनिशियल टेबल बना लेंगे 0 ऐड हो जाएगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। हम 0 में से x1 का कोएफिशिएंट 0 कैसे बनाएंगे, हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग x1 का 5 टाइम जो नंबर नजर आया उसी का मल्टीपल x1 रो का ऐड कर देंगे। हम पहले ये काम करते हैं। तो जब हम इसमें 5 टाइम्स ऑफ x1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी, -5 प्लस 5 -8 प्लस 0, 0 माइनस प्लस 5 टाइम -2/5, 0 प्लस 5 टाइम्स 1/5, 0 प्लस 0, 0 प्लस 5 टाइम्स 2/5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया हमारे पास। लेकिन अभी भी x2 का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, उसे 0 होना चाहिए। s3 0 हो गया, x1 0 हो गया, अब x2 का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, x2 रो का 8 टाइम्स हम x2 में ऐड कर, 0 में ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करते हैं, 0 में 8 टाइम्स x2 रो करेंगे, तो ये 0 प्लस 0 -8 प्लस 8 -2 प्लस 8 टाइम्स 1/10, 1 प्लस 8 टाइम्स -3/10 एंड 0 प्लस 0 एंड 2 प्लस 8 टाइम्स 9/10। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास जो टेबल बना तो ये कंपैटिबल हो गया कि ये जो इस टेबल में बाकी रोज हैं उनके साथ x1 x2 s3, ये हमारे पास कौन से हैं वेरिएबल्स, ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके कोएफिशिएंट सब 0 हैं। अब आते हैं जी, इस पे आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिमैलिटी चेक है। अब चूंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, ऑप्टिमैलिटी क्या स्टेट करती है कि 0 में हमारे पास सारे कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, या तो पॉजिटिव होने चाहिए या जीरोस होने चाहिए। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली 2 नेगेटिव कोएफिशिएंट्स हैं, तो ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है।
तो इसके लिए अगर ऑप्टिमल नहीं है तो हमें एंट्रिंग वेरिएबल ढूंढना है, और वो कौन सा होगा, मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट। तो मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट करें, फिर अगर ये -7/5 है तो इसको हम एक तरह से देखते हैं जी। S2 हमारे पास अब एंट्रिंग वेरिएबल है, तो इसके बाद हम मिनिमम रेशियो टेस्ट से पता करेंगे कि लिविंग वेरिएबल कौन सा है। उसके लिए हम लोग रेशियोज लेंगे, मिनिमम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो मिनिमम रेशियो टेस्ट के हिसाब से 2/5 डिवाइडेड बाई 1/5 और 37/10 डिवाइडेड बाई 1/10, ये रेशियोज फर्स्ट में सबसे स्मॉलेस्ट बनी, तो x1 हमारा लिविंग वेरिएबल हो गया। अब हम न्यू टेबल पे चलेंगे, नए टेबल में हमारे पास x1 रिप्लेस हो जाएगा S2 से, और उसी हिसाब से बाकी एंट्रीज भी हम चेंज करेंगे। तो S2 हमारा जो है, तो अब नया टेबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले न्यू पिवट रो बनाएंगे, और उसका तरीका यह है कि ओरिजिनल पिवट रो इज डिवाइडेड बाय द पिवट एलिमेंट 1/5। तो हमारी न्यू रो बनेगी डिवाइडिंग बाय 1/5, ये फर्स्ट 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये 0, और ये 1/5 से डिवाइड करने से 5 से कैंसल 2, और जब इसे 1/, ये तो रेशियोज है, इनको नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं जी, जी x2 और S3 को अब अपडेट करना है, तो हम इनके ऊपर वाले एंट्रीज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 0 में हमें 1 के ऊपर -7/5 नजर है कि हम लोग यहाँ पे क्या रो ऑपरेशन करेंगे। तो जो नंबर नजर आया है उसी का मल्टीपल NPR से लेंगे और ऐड कर देंगे। अगर माइनस का है तो ऐड कर देंगे, प्लस का है तो माइनस कर देंगे। तो हमारा ऑपरेशन बना +7/5 टाइम्स NPR। ये ऐड करते हैं 7/5 टाइम्स, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। उसके बाद x2 रो देखते हैं, वहां पे हमें नंबर नजर आ रहा है -3/10। अब हम क्या करेंगे, NPR को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। ये ऑपरेशन हमारा डिसाइड हो गया, और ये हम जब इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें इस तरह की एंट्रीज नजर आना शुरू हो जाएंगी। 0 + 5 टाइम्स 3/10, 1 + 0 1/10, -2 टाइम्स 3/10 एंड सो ऑन। लास्ट रो में S3 में 1/10 नजर आ रहा है, हम क्या करेंगे, NPR को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और S3 में से माइनस कर देंगे। हमारा ऑपरेशन डिफाइन हुआ। अब ये ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। अब हम स्टेप वाइज इनको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट रो 0 को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एंट्रीज बनेगी 5 से कैंसिल, यहाँ 7 बन जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया और ये 7 बन गया, ये 0 + 0 था तो ये 0 हो गया, -6/5 -2 टाइम्स 7/5 को सिंप्लीफाई किया तो ये -4 बन गया, -7/5 7/5 0 बन गया, और ये 0 + 0 0 बन गया। 46/5 2 × 7/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बन जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। x2 को सॉल्व करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है कि जब हम इनके फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा, सेकंड से 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट रो की कैलकुलेशन करते हैं, तो लास्ट रो की कैलकुलेशन से हमारे पास एंट्रीज भी हो जाएंगे सिंप्लीफाई। तो ये हमारा नेक्स्ट टेबल कंप्लीट हो जाएगा इन ऑपरेशंस के तहत। अब इस टेबल को देखते हैं, तो अगेन हमारी आइट्रेशन 1 जो है ये कंप्लीट हो गई है, आइट्रेशन नंबर 0 कंप्लीट हो गई। अब हम आइट्रेशन 1 पे जाने लगे, इस टेबल पे नई आइट्रेशन लगेगी। अब पहला काम वही है ऑप्टिमैलिटी चेक करने का। ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए चूंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो सारे एंट्रीज कैसे होने चाहिए थे, नॉन नेगेटिव होने चाहिए थे, लेकिन एक एंट्री यहाँ पे नेगेटिव है। तो S1 की एंट्री नेगेटिव है और ये एक ही है, इसलिए एक तो ये नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन, और साथ साथ ये भी पता चला कि S1 जो है वो एंट्रिंग वेरिएबल होगा। अगर S1 एंटरिंग है तो रेशियोज लेते हैं, तो सिर्फ एक ही रेशियो लेनी पड़ेगी वो, क्योंकि पहले 2 नेगेटिव है और ये एक ही पॉजिटिव है, इसकी रेशियो 7 बन जाएगी, और यही हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। सो S3 विल बी लिविंग वेरिएबल, क्योंकि और कोई इसका कंपेटिटर नहीं है। S3 लिविंग है। अब इसके लिए अब हम न्यू टेबल बनाते हैं। न्यू टेबल के लिए S3 रिप्लेस हो जाएगा S1 से। न्यू पिवट रो बनाने के लिए हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे और सारी एंट्रीज बाकी भी लिख लेंगे। यहां से हमें इंडिकेशन मिलती है कि 0 में 4 टाइम्स NPR ऐड करेंगे और हमारे पास न्यू एंट्रीज बन जाएंगी। फिर हम S2 रो में -2 नजर आ रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ NPR ऐड करेंगे, हमारे पास न्यू एंट्रीज आ जाएंगी। फिर हमें X2 रो में -1/2 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका 1/2 टाइम्स ऐड कर देंगे, तो ये वाली हमारे पास जो ऑपरेशन है वो डिसाइड हो गया। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे
और हमारी हो जाएगी और एक नया टेबल हमारे पास फाइनल बन जाएगा। आइए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 3 0 0 0 8 एंड 40। S2 रो बन जाएगी सिंप्लीफाई होके 3 0 0 1 4 एंड 16 और X2 रो हमारे पास सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 1 1 0 0 1 5 और S1 रो हमारे पास वही रहेगी। अब ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। तो अब हमें ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाने के लिए सो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गई। सो सेकंड फेज का ये जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है और इसकी ऑप्टिमल सोल्यूशन x1 इक्वल टू 0 है, x2 इक्वल टू 5 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल टू 40 है। Hopefully, this lecture will be helpful. Best of luck for the future.